हेलो दोस्तों, मैं अवधेश कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाई ए.के. यादव में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैन धर्म में ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई है? तो जैन धर्म में ग्रंथों की रचना प्राकृत लिपि में हुई है। जैन धर्म में ग्रंथों की रचना प्राकृत लिपि में हुई है। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भाषा क्या थी? पाली। बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। जैन धर्म के पहले अनुयायी कौन था? जैन धर्म का पहला अनुयायी ऋषभदेव पंत थे। ऋषभदेव थे। वैदिक काल में लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें कौन सा पहला धातु? तो पहला धातु तांबा था। सूर्य देवता, सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? तो ये ऋग्वेद संहिता में उल्लेखित है। ये ऋग्वेद संहिता में उल्लेखित है। वैदिक कालीन नदी पारुषणी किसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था? उसका आधुनिक नाम। तो आप सबको पता होना चाहिए, जो पारुषणी नदी थी उसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसे दसराग युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। और उस नदी पारुषणी नदी का इस समय आधुनिक नाम रावी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार के धातुओं का ज्ञात था, किंतु मोहनजोदड़ो, जैसा आप लोगों को पता था कि पहले तांबा का पता चला था। मोहनजोदड़ो के लोग लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, उन्हें लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिला था वहाँ से, और उन लोग को लोहे का ज्ञान नहीं था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जाता है कि सिंधु की सभ्यता संबंध लोग शैव धर्म के अनुयायी थे। मोहनजोदड़ो के खनन कार्य से पता चला कि वहाँ एक नीचे अनेक नगर चक्र थे। इन नगरों की संख्या कितनी थी? तो इन नगरों की संख्या 3 थी। हड़प्पा एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है। यह स्थान कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में, ये मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा गंगा यमुना के दोआब तक है। मोहनजोदड़ो नामक टीले के नीचे कोई प्राचीन नगर बसा हुआ था। इसका पता श्री मार्शल और रखालदास बनर्जी ने कब लगाया था? तो 1920 में। मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य कब किया गया? तो मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य 1922 ईस्वी में किया गया। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ तो मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला भी कहा जाता है इसे। मोहनजोदड़ो की सभ्यता किस ईसा से मानी जाती है? तो करीब 3000 ईसा पूर्व। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, तो बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बैसाख पूर्णिमा की रात और फाल्गु नदी के तट पर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। अजंता की गुफाओं में चित्र
किस काल के हैं? तो गुप्त वंश के। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, गुप्त वंश को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन। गुर्जर परिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट के द्वारा। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय गुप्त युग को दिया जाता है। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। तो आपको पता होना चाहिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? तो कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया है? तो कुमारगुप्त ने। प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग गुप्त युग। अभी हमने आपको बताया था कि कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त को। स्थापत्य एवं कला का स्वर्ण युग गुप्त युग को। दो महाकाव्य रामायण महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ? चौथी शताब्दी में। तो चौथी शताब्दी में। गुप्त वंश की औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? वाणभट्ट। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम आर्यभट्ट का था। तो एक आर्यभट्ट जो थे खगोल शास्त्रीय थे। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित गुप्त वंश हुआ। हुड़ों का आक्रमण जो था गुप्त वंश में स्कंदगुप्त के कार्यकाल में हुआ था। हुड़ों का आक्रमण किसके कार्यकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के कार्यकाल में हुआ था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता है। तो चांदी की मुद्राओं को क्या रुपयका कहा जाता था? उन चांदी की मुद्राओं को रुपयका कहा जाता था। किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर थी? तो गुप्त काल में। गुप्त काल के बारे में हम आप लोगों को बता दें कि मंदिर बनाने की कला जो थी, मंदिर बनाने की कला कहाँ से प्रसिद्ध हुई? तो गुप्त काल। मंदिर बनाने की कला गुप्त काल से ही हुई थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत जो थी गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।